हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अर्जुन सर आज आपके सामने आया हूँ। जेई मेंस जुलाई अटेम्प्ट के जो पेपर हुए थे उसमें 25 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका डिस्कशन करने। तो चलिए वी डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट अस मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ आवर पेपर। ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। मैं कहूँगा काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट पकड़ना है इसके अंदर अपन को। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन की क्या फाइंड करनी है बच्चों? मिनिमम वैल्यू। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z माइनस √32 मॉड प्लस मॉड ऑफ z माइनस p√2 आयोटा, वो मिनिमम वैल्यू अच्छा दे रखी है 5√2, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं भाई, अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में 3√2 पॉइंट देखें तो ये रियल एक्सिस पर आएगा 3√2, 0, और ये वाला पॉइंट अगर अपन देखें तो जो ये पॉइंट आएगा ये इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा, दैट इज p√2 आयोटा। ठीक है, अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3√2 से डिस्टेंस है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का p√2 आयोटा ये जो पॉइंट है इससे डिस्टेंस है। ठीक है, सो हमें क्या कह जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है 5√2। अब देखिए बेटा, मिनिमम वैल्यू तो तभी आएगी जब z जो होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। उस समय मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट z इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। उसी केस में इन दोनों के बीच का मिनिमम वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सो हमें क्या करना है, p√2 और 3√2, ये मतलब पॉइंट हो गया बेटा एक 3√2, 0 और एक पॉइंट हो गया 0, p√2। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये ही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और वो मिनिमम वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 5√2 क्वेश्चन में दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको 5√2 के इक्वल करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है आपके लिए, ताकि हम डिस्कशन के टाइम बचा सकें, जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर सकें। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5√2 एंड दिस इज फॉर द डिस्टेंस टू बी मिनिमम, द पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा जैसे ही अप्लाई किया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सी, फटाफट सॉल्व किया, p की वैल्यू 4 आ जा रही है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे 4 आपको सी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, राइट। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्रैमर्स रूल जिसे हम कहते हैं, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला है कि आपको लैम्डा की नंबर ऑफ रियल वैल्यूज बतानी है यदि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए हम जानते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नो सोल्यूशन कब कब हो सकते हैं। ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? प्लेन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाएं तो नो सोल्यूशन हो सकता है, पर आई थिंक वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। आप देख पाएंगे कि जो नॉर्मल के डियाज हैं प्लेन के, वो सब अलग अलग हैं, तो वो पैरेलल तो हो नहीं सकते हैं, राइट। दो पैरेलल भी नहीं हो सकते हैं। तो अब एक ही चीज बचती है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो सोल्यूशन तब आएगा जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट डेल्टा जिसे अपन कहते हैं, उस डेल्टा की या उस डी की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर नो सोल्यूशन डेल्टा मस्ट बी 0 एंड एनी वन ऑफ द डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 शुड बी नॉन जीरो, राइट। सो द मस्ट कंडीशन इज डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए। तो जस्ट हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स उठाकर उनसे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म किया। लेट्स सी, ये आ रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इज 2 - 3 5 1 3 - 3 3 - 1 एंड अल्फा। एंड जस्ट मैं अल्फा, अच्छा अल्फा क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ लैम्डा। आप ये भी जानते हैं मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने लैम्डा स्क्वायर माइनस मॉड लैम्डा को अल्फा थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया। ये देखिए यहाँ पर जो जेड का कोफिशिएंट था, तो यहाँ पर अल्फा आ गया, एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंड करके सॉल्व किया। तो यहाँ से बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 43/9। अल्फा क्या था? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, रख दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो और लैम्डा स्क्वायर को मैंने ये जो मैंने बताया मॉड लैम्डा रखा, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन मॉड लैम्डा। श्रीधराचार्य जो होता है फॉर्मूला लगा लिया, वैल्यू फाइंड करी, तो 9 प्लस माइनस अप्रोक्सीमेटली 40.3/18। अब आप जानते हैं मॉड लैम्डा नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो 40.3 के बाहर नेगेटिव साइन लेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो होगी नेगेटिव हो जाएगी, वो हमने रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ से मॉडुलस लैम्डा की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर मॉड लैम्डा की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो लैम्डा की दो वैल्यूज हो जाएंगी। क्वेश्चन में यही पूछा था। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 2 आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके
ओके बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास दैट इज फंक्शंस और पीएनसी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम कहते हैं पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं फंक्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस सी क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है बच्चों, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शंस किस सेट से डिफाइन करे गए हैं, फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टिल 99, और जो कोर डोमेन है इसकी उसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो भी 50 हैं, 2 4 6 8 से लेके 100 तक। सच दैट अब इस कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन है f ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 15। सबसे पहली चीज ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर a सेट और b सेट दो सेट्स हैं और उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है 1 1 ऑन टू, तो 1 to 1 मैपिंग मतलब हर एक इनपुट की एक इमेज आएगी और सारी कोडोमेन के वैल्यूज को यूज करना है रेंज के अंदर, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। दैट्स हाउ अ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी फॉर्म्ड। तो अगर f ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 9 और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, देखिए अब f ऑफ 3 की मैपिंग तो किसी एक ही नंबर से होगी, इनपुट 3 रखेंगे तो यहां से एक ही नंबर ऐसा होगा जिसको अपन को मैप करना है, यही f ऑफ 9 के साथ, यही f ऑफ 15 21 और 99 के साथ होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 से लेकर 99 तक के ये कितने नंबर्स हैं जो यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 9 15 21 6 के डिफरेंस में आ रहा है तो एक AP हो गई। तो आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही काउंट कर लिया कि 3 से स्टार्ट होते हुए लास्ट नंबर 99 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो था 6 का था, तो टोटल 17 टर्म्स आ रही है। अब हमें बाइजेक्टिव फंक्शन कंसीडर करने थे, तो हमारे इनपुट में ये देखिए कितने नंबर्स थे, 50। इन 50 में से 17 नंबर तो निकाल दो। कौन से 17? 17 ये वाली 3 9 15 21 99, इनको तो अलग कर लो। उन 17 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंगली 17 आउटपुट्स जो इधर से आएंगे वो भी ऑटोमेटिकली अलग हो ही जाएंगे, उनको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। और अब इनपुट में से जो ये 17 नंबर्स हटाए हमने, बचे थे 33 नंबर्स, जैसे 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5। उन 33 नंबर्स को आउटपुट के जो बी सेट में 2 4 6 8 था उधर से कोई से भी 33 नंबर से मैप कर दो, पहले मैपिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, आउटपुट के जो 50 नंबर्स थे इनमें से 50 में से 33 नंबर सेलेक्ट कर लिए, कोई से भी 1 2 4 6 8 लाइन से कर लो, कैसी भी ऑर्डर में कर लो। जब वो 50 नंबर में से 33 नंबर सेलेक्ट हो गए, उन 33 नंबर्स को ए सेट के 33 नंबर से मैपिंग कर दी, 1 to 1 मैपिंग होगी। तो मैंने उनको बेसिकली अरेंज करना था, 33 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। इतना काम होते ही अब जो पेंडिंग ये 17 नंबर्स थे 3 9 15, उनको आउटपुट में जो भी नंबर्स बचे, भाई 17 नंबर यहां बचे होंगे, उन 17 नंबर से मैप करने का एक ही तरीका है, असेंडिंग ऑर्डर में। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको कोई से भी 17 नंबर लिख के दूं और बोलो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो उन असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का एक ही मेथड हो सकता था। तो बचे हुए रिमेनिंग 17 नंबर्स को अरेंज करना ग्रेटर देन इक्वल टू जो कंडीशन थी, एक तरीका है। तो इसलिए फाइनली इनटू 1 आएगा। इसको हम 50p33 भी लिख सकते हैं। तो 50p33 अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में लिखा था, तो करेक्ट आंसर इसका बी बन जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे बाइनोमियल थ्योरम का कंसीडर कर लिए, जिसमें हम डिविजिबिलिटी कंसेप्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चों? डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है 11 रेज़ टू द पावर 1011 एंड 1011 रेज़ पर 11। इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, तो हमारा एम क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हमें कोशिश करना है कि हम इधर जो बेस है इसको 9 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करके और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। तो 11 जो लिखा है, क्या मैं उस 11 को 9 + 2 रेज़ टू द पावर 1011 लिख सकता हूं क्या बच्चों? और 1011 की पावर 11, देखिए 1 + 1 + 1 करेंगे तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स 3 आ रहा है। तो ये जो 1011 है ये 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर मैं इसमें से 1011 का स्क्वायर अलग कर लूं, 1011 की पावर 9 बचेगा। तो 1011 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर जो सम ऑफ डिजिट्स आएगी वो 9 का मल्टीपल आएगा। भाई 3 था ना, सम ऑफ द डिजिट्स 3 था, 3 का स्क्वायर करने पर 9 का मल्टीपल बनना ही बनना है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये डिवाइड करने पे 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 दैट मीन्स इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं करनी, मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। अब मुझे जो सोचना है वो सिर्फ इसके एक्सपेंशन से रिमाइंडर कितना आएगा उसके बारे में सोचना है। तो व्हेन वील एक्सपैंड दिस, आप पता है बायनोमियल एक्सपेंशन 1011 c नॉट 9 की पावर 1011 लिखेंगे, फिर अगला टर्म लिखेंगे, फिर अगला टर्म लिखेंगे। तो बेटा इनिशियली हर नंबर में 9 की कुछ पावर आ रही है, 9 की कुछ पावर आ रही है, तो ये पूरा पूरा नंबर है 9 से डिवाइड होगा। इनफैक्ट जो सेकंड लास्ट नंबर होगा 1011 c 1010, उसमें भी 9 की एक पावर और 2 की पावर 1010 आएगा। यहां तक के सारे नंबर्स 9 के मल्टीपल्स होंगे पक्का से। तो मैं इस पूरे क्वांटिटी को 9 लैम्डा से डिनोट कर सकता हूं, बस लास्ट में 2011 बचेगा जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पूरे नंबर को 9 लैम्डा प्लस 2 रेज़ टू पावर 1011 लिख लिया। देखिए यहां पर भी ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, 11 की पावर ये जो हमने लिखा हुआ है बायनोमियल एक्सपेंशन किया, जो मैंने अभी आपको बताया इसके एक्सपेंशन के हर टर्म 9 के मल्टीपल है एक्सेप्ट द लास्ट वन। अब लास्ट वन जो है 2 रेज़ टू पावर 1011, बेस को मैंने क्या बोला था 9 के मल्टीपल के जितना नजदीक ले जा सकते हो ले जाओ। तो 2 क्यूब हम जानते हैं 8 होता है, 8 को 9 माइनस 1 लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ से 2 क्यूब अलग निकाल लिया और ये पूरा 3 का मल्टीपल था, तो इट बिकम्स 337, 2 क्यूब इंटू मतलब 3 इंटू 337, और 8 को मैंने लिख लिया 9 माइनस 1 और इसका बायनोमियल एक्सपेंशन किया। इसके भी बायनोमियल एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक हर में एक 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, 9 का फैक्टर। लास्ट नंबर बचेगा जो कि -1 की पावर 337 होगा, तो -1 यहाँ रहने दिया। उस पूरे 9 के मल्टीपल को 9 म्यू से डिनोट कर लिया। तो दिस होल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 एंड द फाइनल फैक्टर रिमेनिंग इज -1। ये मैं ऑलरेडी बात कर ही चुका हूं, दिस होल नंबर वाज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9, तो इस पूरे नंबर को मैंने 9 लैम्डा डैश से डिनोट कर लिया। अब जब अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता बेटा। रिमाइंडर अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से लेकर 8 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो पूरा 9 का मल्टीपल था भाई, 9 इंटू 1000, 9 इंटू कुछ ना कुछ नंबर तो रहेगा ही, तो उसमें से एक +9 का फैक्टर अलग निकालो। इस -9 को पॉजिटिव करने के लिए मैंने इस पूरे 9 के मल्टीपल में से एक 9 नंबर अलग कर लिया, तो उसे 9k डैश +9 -1 लिखूंगा। तो फाइनली यहाँ पर अब जो रिमाइंडर बचा वो पॉजिटिव नंबर आ गया और 8 आ गया जो 9 से छोटा भी था, तो दैट मीन्स द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर विल बी 8। तो अगर आप 8 चेक करें तो आपको वो डी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन मिसलेनियस सीरीज, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे तो कहीं गुना ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। तुम ये क्वेश्चन देखोगे, देखती तुम्हें याद आ जाएगा। सिग्मा फाइंड करना है 1 to 21, 3/4n - 1 4n + 3। क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर की दो टर्म्स होती हैं इनका ही तुरंत डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं, खत्म काम, बस इतना ही करना है। तो 4n + 3 में से अगर आप 4n - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4n कट जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 4, तो 4 आएगा तो यार अपन 4 से डिवाइड कर देंगे एडजस्ट करने के लिए। 3 तो वैसी कांस्टेंट है, 3 को तो सिग्मा से पहली बाहर ले लिया, 4 से और डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4n - 1। मतलब ये तो वो क्वेश्चन था जो देखते ही वहां पर एग्जाम में उड़ाने वाला था, और देखते ही एकदम सटाक से करना है, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। अब हमने बंटवारा किया, अलग अलग डिवाइड किया, 4n + 3 से 4n + 3, 4n - 1 से 4n - 1, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में ब्रेक हो गया। आइए देखते हैं, जैसे ही डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में ब्रेक हुआ, इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करी। n को सबसे पहले 1 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/3 - 1/7। n को 2 रखेंगे तो 1/7 - 1/11। आप देख रहे हैं ऐसे टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं, ऐसे रखते रखते सब कट 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 सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट टर्म बचेगा। वही हमने लिखा हुआ है, 3/4 कांस्टेंट चल रहा है ऑलरेडी। सिंप्लीफाई करके आंसर 7/29 विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए। 7/29 इज रिटन इन बी ऑप्शन, so the correct answer for this is option B. Okay, next question, limits. So limits का भी आई थिंक बहुत टफ नहीं है, आप कर पाएंगे, इसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4, लिमिट का क्वेश्चन आती, सबसे पहले क्या करना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करनी है। x को π/4 रखेंगे, cos x + sin x हो जाएगा टोटल √2,
रूट टू की पावर 7 इट्स 8 रूट टू, 8 रूट टू माइनस 8 रूट टू इज 0, साइन पाई बाई 2 बनेगा विच इज 1, रूट टू माइनस रूट टू इज अगेन 0, तो इट्स 0 बाई 0 फॉर्म. सो व्हाट यू कैन डू, आइदर यू कैन इनिशियली ही आप चाहें तो लॉपिटल लगा सकते हैं और चाहें तो पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन कैसे, जैसे ही बेटा मेरे को a cos x प्लस b sin x वाला टर्म दिखता है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट जिसे हम रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिफाइन करते हैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो मैं इसको cos x प्लस sin x को व्हाट विल आई डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 बाय रूट टू और रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. राइट, आइए देखें. तो मैंने ये जो cos x प्लस sin x है इसको जैसे ही रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रूट टू की पावर 7 तो बाहर आ गई और 1 बाय रूट टू कॉस एक्स प्लस 1 बाय रूट टू साइन एक्स जो है इसको बेटा क्या मैं साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना. ये भी पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 मान लो, इसे कॉस पाई बाय 4 मान लो. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से ये साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 यही यहाँ पर लिखा हुआ है और इस पूरे की पावर 7 बचेगा. अच्छा 8 रूट टू माइनस 8 रूट टू, 8 रूट टू मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन एच पर 7 एक्स प्लस पाई बाय 4, नीचे से रूट टू कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन 2 एक्स, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, 8 कांस्टेंट था लिमिट के बाहर. अब इस स्टेप के बाद मैंने x को रख दिया पाई बाय 4 प्लस एच, पाई बाय 4 माइनस एच भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, है ना. इसमें LHL RHL अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, एक से ही जाएंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे. पाई बाय 4 प्लस एच रखा तो दिस विल बिकम साइन पाई बाय 2 प्लस एच विच इज कॉस एच, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉस रेज पर 7h. नीचे रखेंगे तो इट विल बिकम साइन पाई बाय 2 प्लस 2h विच इज अगेन कॉस 2h. तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस h इन दिस स्टेप. नाउ अगेन बिकॉज h इज टेंडिंग टू 0 इट इज 0 बाय 0 फॉर्म. अब अगर आप लॉपिटल लगाएंगे तो डेरिवेटिव करना थोड़ा आसान हो जाएगा. करने में आप फर्स्ट स्टेप पे भी कर सकते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद हो जाता, पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया. नाउ यू अप्लाई लॉपिटल, जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos 7 cos h पर 7h इज 7 टाइम्स cos h पर 6h इंटू साइन 6h इंटू साइन h, माइनस गेट्स कैंसिल्ड एंड cos 2h का माइनस ऑफ 2 sin 2h इंटू cos 2h वो भी आएगा. अच्छा माइनस 2 sin 2h आएगा, राइट करेक्ट. अब हमने sin 2h को ओपन कर लिया, 2 sin h cos h, ये sin h से sin h गेट्स कैंसिल्ड, h टेंडिंग टू 0 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई खत्म. सॉल्व किया, फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 14. ये 4 2 8 7 2 14 लास्ट में आंसर आ गया 14. अगर आप चेक करें ए ऑप्शन में शायद आपको लिखा दिखेगा यस करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में वैसे लिमिट्स का है, पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये लिमिट्स नहीं, ये लिमिट एज अ सम जो कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन था. बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया था इस क्वेश्चन को. आइए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन करेंगे. एंड लिमिट को टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी को, लिमिट है एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ पर n. नाउ अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/2n विल बी डेफिनेटली टेंडिंग टुवर्ड्स 0, राइट. ऑलमोस्ट बहुत छोटा नंबर होगा तो इससे क्लिक होता है कि यार ये 1/2n कहीं dx तो नहीं. अच्छा क्योंकि डिनोमिनेटर में सीरीज चल रही है, दो इसमें थॉट आते हैं, एक आता है सैंडविच थ्योरम से, एक आता है लिमिट एज अ सम से, दो ही तरीके होते हैं. अब सैंडविच थ्योरम में प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप सैंडविच थ्योरम में इसकी लीस्ट वैल्यू से हर टर्म को रिप्लेस करोगे और मैक्सिमम वैल्यू से हर टर्म को रिप्लेस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रेंज जो है वो बहुत बड़ी आएगी. भाई सब छोटे नंबर से रिप्लेस करके जब आप सैंडविच थ्योरम से करेंगे तो उसकी जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी, और सबसे बड़े नंबर से हर टर्म को रिप्लेस करके करेंगे तो वो शायद इन्फिनिटी को टेंड करेगा. तो मतलब आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, सैंडविच होगा 0 से इन्फिनिटी, तो बहुत सारी वैल्यूज हो गई. ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आंसर्स हैं जो हो सकते हैं. सो वो ऑप्शन हट गया हमारे पास कि हम उससे नहीं कर सकते. तो अब हमारे पास तरीका बचता है लिमिट एज अ सम. नाउ व्हाट इज लिमिट एज अ सम? जहां भी 1/n आता है या 1/, बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, हम उसे dx मानते हैं. यहां पर सब जगह 1/2 रेज़ पावर n, 1/2 रेज़ पावर n, 1/2 रेज़ पावर n, 1/2 रेज़ पावर n आ रहा है. 1 के बाद यहां पर कितना आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 3 और 3 के बाद 4 एंड सो ऑन सीरीज चल रही है, एपी चल रही है. तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बेटा? अगर मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इसके अंदर 2 रेज़ टू द पावर n-1. अरे जो लास्ट टर्म लिखी है न्यूमरेटर की उतनी ना टर्म्स हो गई, एक एक के कॉमन डिफरेंस पे चल रही है. तो ठीक,
तो अगर हम थोड़ी देर के लिए 1/2 रेज़ टू द पावर n को, मैं दिखाई देता हूँ कैलकुलेशन हमने जो करी है, अगर थोड़ी देर के लिए 1/2 रेज़ टू पावर n को t मान लेता हूँ, n अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो t भी किसको टेंड करेगा बेटा, इन्फिनिटी को। n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो t भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो 1/2 रेज़ पर n को 1/t लिख लिया। ऐसे लिखने से ना हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे लिमिट एज अ सम की जो सीरीज होती है उसको समझने में। 1/t, 1/√1 - 1/t, 1/√1 - 2/t एंड सो ऑन अप टिल 1 - t - 1/t। t - 1 क्यों आया, t - 1 ये देखिए 2 की पावर n - 1 लिखा था, 2 की पावर n को हमने t माना था, तो इट बिकम्स t - 1/t, राइट। नाउ व्हाट वी डू, 1/t जहां पर भी आता है वो तो dx में कन्वर्ट हो जाता है। r/n या r/t जो सीरीज चलती है उसको हम किससे, x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए जो k/t आ रहा था हमने उसको x से रिप्लेस कर दिया, तो दिस बिकम्स इंटीग्रल 1/√1 - x। इनिशियल t की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल t की वैल्यू 1 थी, तो 1 जब अपन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट 0 आएगी, और लास्ट में t - 1/t करेंगे तो लिमिट 1 आ जाएगी। तो 0 से 1 इंटीग्रल dx/√1 - x, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके वैल्यू तक पहुंचना है। कोई इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक था नहीं। आई होप आप बिल्कुल कर पाएंगे आराम से इसको। आंसर आ जाएगा 2, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट आप फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अब यार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट तो पता ही है, ये और हमें सॉल्व करना है। आप चाहे तो वेन डायग्राम से भी इसको समझ के कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब ए तो हैपन हो रहा है और बी नहीं हो रहा, तो उसका कॉमन ये वाला आंसर आता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहां से आएगा, जनरलाइज एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये फॉर्मूला सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है। ए की, बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू रखें, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। जैसे ही हमने कैलकुलेशन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 1/30। और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ये जैसे ही हमने सब कैलकुलेट किया, बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 तो बी नॉट की प्रोबेबिलिटी 4/5, यहां रखकर कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 3/8। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमने सॉल्व किया प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा क्या पूछा क्वेश्चन में, बी गिवन ए नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। सेम वही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये सॉल्व करके 1/4। फाइनली इन दोनों को ऐड करके आंसर देना था, इट कम्स आउट टू बी 5/8, रिटन इन ऑप्शन नंबर बी 5/8। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से होके सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तरीके से इन्होंने पूछा है क्वेश्चन को। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्वेश्चन में आपको 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहे हैं, तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसे अपन जैक प्रॉपर्टी 7 नाम से पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स, इसका अगर आप फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहेंगे तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। और अगर cos 2πx का फंडामेंटल पीरियड आप निकालना चाहेंगे तो 1 आएगा। तो अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं एक पीरियोडिक फंक्शन का फ्रॉम -3 to 101, दैट इज इट इज अ विड्थ ऑफ 104 यूनिट्स। 101 से -3 104 यूनिट की विड्थ का वो इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन हर 2 की यूनिट के इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो अपन इस वाले पोर्शन को कैसे लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं 52 टाइम्स 0 to 2
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स। समझने की कोशिश करिए, जो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 2 इंटरवल में आएगी, क्योंकि इसका 0 से 2 इंटरवल, भाई पीरियड जो है ये हर 2 इंटरवल यूनिट के इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, और जो विड्थ थी इंटीग्रल की वो 104 यूनिट्स की विड्थ थी, तो हम 52 टाइम्स इसको 2 यूनिट के विड्थ में ब्रेक कर सकते हैं। 52, 52, 52, 52 के दो लेंथ की विड्थ बनाएंगे तो 104 टोटल यूनिट की विड्थ हो जाएगी। इसका इंटीग्रल हम 0 से 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड बिकॉज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ नाउ दिस फंक्शन इज 1, सो इसको हम 104 टाइम्स 0 to 1 e रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस 2 पाई एक्स इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतना अब अगर आपने कर लिया सोच के ध्यान से, तो अब हमें ध्यान से इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए x 0 से 2, ये x का चेंज है, x 0 से 2 जाएगा तो पाई x 0 से 2 पाई जाएगा। अब 0 से 2 पाई साइन की वैल्यू दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव। तो 0 से पाई तक साइन पाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो जाएगा 0, वो तो खत्म हुआ। और जब ये वैल्यू इनपुट पाई से 2 पाई जाएगा, मतलब x 1 से 2 जाएगा, पाई से 2 पाई साइन एक्स आप जानते हैं वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, 0 से -1 के बीच में रहती है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। बस इसी तरह से हमने इसको ब्रेक किया। 0 से 2 पाई को 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। और जब cos 2 पाई x की बात करी, x 0 से 1 में cos का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक 0 से 2 पाई तक जा रहा है। अब 0 से 2 पाई में फर्स्ट 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 1 से छोटी, पॉजिटिव वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो 0 से अब ये 1 कहां तक जाएगा, 0 से पाई बाय 2। इनपुट को आपको पाई बाय 2 बनाना है बच्चों। पाई बाय 2 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 1/4 जाएगी, सही है। तो इसलिए 0 से 1/4 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, cos की वैल्यू 1 से कम होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो e की पावर 0। अब सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है। नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, क्योंकि cos x रहेगा -1 से 0 के बीच में। तो मतलब हम इनपुट को पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक चेंज कराना चाहते हैं, तो हमारा x का इनपुट 1/4 से 3/4 जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर cos का -1 आएगा, तो ये बनेगा e की पावर -1 dx। और लास्ट में बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर cos फिर पॉजिटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 1 आएगा, तो 3/4 से फाइनली 1 तक, अगेन e की पावर 0 dx। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। आप एक्सपोनेंशियल सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट फंक्शंस है, फटाफट इंटीग्रेट करके लिमिट्स निकालिए। फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 52/e, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, बी ऑप्शन में 52/e। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 52/e। ओके ओके, नाउ कम्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में क्या क्वेश्चन है, लेट अस रीड इट। द पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द टू लाइंस। एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, एंड P लाइज बिलो L1 एंड अबव L2। अब यार इस चीज को अगर समझना है बिलो L1 एंड अबव L2, तो ये तो तभी समझ में आएगा जब हम L1 L2 को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करेंगे। अरे तभी समझ में आएगा ना किस रीजन की वो बात कर रहा है यार। वो पॉइंट L1 के नीचे और L2 के ऊपर है। अब नीचे ऊपर का क्या मतलब है, वो सब समझ में आता है जब लाइंस को एग्जैक्टली हम प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर आप लाइन 1 को प्लॉट करेंगे 3x - 4y + 12, तो ऐसे वो सेकंड क्वाड्रेंट से ऐसे कट करती हुई आपको दिखेगी जा रही है। और जो सेकंड लाइन है दैट इज लाइन 2, 8x + 6y + 11, जब आप वो प्लॉट करेंगे तो वो आपको ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों इंटरसेप्ट उसके नेगेटिव आ रहे हैं। हाँ, इसका x इंटरसेप्ट है -8/11 ये वाला, इसका x इंटरसेप्ट है -4, तो -4 इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ x एक्सिस एंड -8/11 इज ग्रेटर देन दैट, तो दैट्स व्हाई ये इस टाइप से लाइन कट कर रही है। अब वो जो पॉइंट है वो कह रहा है L1 के तो बिलो और L2 के अबव, तो मतलब बेटा ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन, या उसको अपन ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर वैसेक्टर बोल सकते हैं, जरूरत नहीं उसकी। इस रीजन में जो मैंने मार्क किया उसमें ये P पॉइंट लाई कर रहा था। क्या कर रहा था, P पॉइंट इस वाले रीजन में लाई कर रहा है जो हमने मार्क किया है, राइट।
अब कैसे चेक करेंगे कि यार ओरिजिन, देखिए अब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो अगर आप ओरिजिन को इस लाइन में रख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन और ये वाला रीजन में जो भी पॉइंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू लाइन 1 सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो ओरिजिन रखने से लाइन में हमें मिल रही है वैल्यू पॉजिटिव। तो अल्फा कॉमा बीटा भी रखने से पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए थी, और यही चीज L2 के साथ भी होगी। L2 ओरिजिन में रखेंगे, ओरिजिन को लाइन 2 में रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अल्फा बीटा लाइन में रखने पर भी पॉजिटिव साइन आना चाहिए था। ये माइंड में अपन ने कंसेप्ट बिठा लिया, क्योंकि मैथमेटिकली कैसे हम उसको लाइन के बिलो, L1 के बिलो और L2 के अबव करेंगे, वो हमें इस कंसेप्ट से पता चल रहा है। ठीक, अच्छा अब हमने क्या किया है, अब हमें ये भी तो बोला है कि वो पॉइंट का दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है बच्चों, वो है 1 यूनिट। तो अल्फा बीटा का लाइन 1 से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल दे रखी है हमें क्वेश्चन में। अब आप खुद सोचिए, अगर इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, अगर आपको इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, अब ये मॉड किस साइन से ओपन होगा, ये जो मॉड है हमें ये सोचना है ये किस साइन से ओपन होगा। मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा बीटा लाइन 1 में रखने पे वही साइन देगा जो 0,0 लाइन 1 में रखने पे दे रहा है, क्योंकि सेम साइड पे था। 0,0 पॉजिटिव दे रहा था, तो अल्फा बीटा जब लाइन में रखा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए इसको हमने पॉजिटिव साइन से ओपन किया। ये देखिए पॉजिटिव से ओपन करके इक्वेशन बन गई, अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिल गया। यही सेम चीज हमने जब अल्फा बीटा की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो वो भी मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो उससे हमें अल्फा और बीटा में मिली 2 इक्वेशंस, और उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, आप फटाफट कर लेंगे। इतना अगर समझ गए और ये कंफ्यूजन में ना रहे कि यार मॉड को प्लस खोलना है कि माइनस, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रहा तो डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी और उनके कॉम्बिनेशन से 4 वैल्यूज आएंगी, तो हो सकता है आप आंसर तक सही पहुंचने में आपको लगे यार बड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन नहीं है। ये डेटा जो दिया है ये इसीलिए दिया है ताकि हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर मॉड ओपन करें तो सिर्फ एक ही साइन से ओपन करें। तो जैसे ही अब आपने अल्फा बीटा कैलकुलेट करा बेटा, क्वेश्चन में 100 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा रखा है, बहुत बढ़िया से इंटीजर वैल्यू 14 आ जाती है, जो कि आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सीधा सीधा टेंजेंट नॉर्मल्स का कंसेप्ट मान सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मान सकते हैं, मतलब एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, कुछ खास नहीं। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व का क्या मतलब होता है, जो डेरिवेबल होता है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं आ रहा है ना, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, उस कर्व की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं टेंजेंट की स्लोप को हम dy बाई dx से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y बाई x। तो अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k मान लें तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स kx, dy बाई dx इक्वल टू माइनस k टाइम्स y बाई x, राइट। बहुत आराम से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, देखें आप, dy बाई y इज इक्वल टू माइनस k dx बाई x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो log y इक्वल टू माइनस k टाइम्स log x, और c की बजाय पूरा एक्सप्रेशन log में आ रहा था तो c को ln c मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे हमें कर्व को लिखने में बड़ी आसानी होगी। इसको यहाँ जम कराया, कर्व की इक्वेशन आ गई y इंटू k की पावर x इक्वल टू c। अब आप देखें, आपको 2 इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं कि वो जो कर्व है वो 1,2 से भी पास कर रहा है और 8,1 से भी। So that means this curve passes through 1,2 and 8,1। पहले x को 1 और y को 2 रखा तो c की वैल्यू 2 आ गई, फिर x को 8 रखा और y को 1 रखा तो 8 रेज़ पर k is equals to 2, तो that means k is definitely going to be 1/3। So the curve becomes y is equals to 2 by x raised to the power 1/3। c पता है, k पता है, and question has asked what is the value of the function at x equals to 1/8। just put the value of x as 1/8 and simplify it, you will get your answer as 4। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँगा। तो 8 आंसर, सॉरी कितना आंसर आया, 4 आंसर आया, रिटन इन ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एलिप्स का क्वेश्चन है, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और
अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इजी की ही कैटेगरी में, इजी टू मीडियम मान लीजिए, कुछ खास ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। एक एलिप्स दिया हुआ है, मीट्स द लाइन ऑन एक्स एक्सिस। एक एलिप्स है जो हमें उस लाइन को एक्स एक्सिस पे मीट करता है। बस सीधी सीधी बात ये हो गई कि ये लाइन ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा, एलिप्स एक्स एक्सिस पर उसी पॉइंट से पास हो रहा था। अब हम जानते हैं एलिप्स ये होता है एक्स एक्सिस को दो ही ना पॉइंट पे काटता है यार। तो ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 7, तो मतलब एलिप्स पास कर रहा है 7,0 एंड दैट लाइन ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे भी एलिप्स दो ही पॉइंट से पास करता है। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है -2√6, मतलब 0, -2√6 मान लीजिए, या 0,2√6 मान लीजिए। यार होता तो सिमेट्रिक ही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये सेमी मेजर एक्सिस होती है, ये जो लेंथ होती है सेमी माइनर एक्सिस होती है। अगर ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ बड़ी छोटी है, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। तो 2√6 कितना होगा भाई, जो भी होगा 7 से तो कम ही होगा। तो दैट्स वाई दिस इज ए एंड दिस इज बी, लेट अस से। सो क्या फाइंड करना है, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एज सिंपल एज इट कैन गेट। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, छोटा मतलब माइनर, सेमी माइनर एक्सिस अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। बी भी पता है, ए भी पता है, वैल्यू रखो, इसेंट्रिसिटी निकाल लो। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ए पता है, बी पता है, ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन, आई थिंक। और क्या इससे ज़्यादा आसान पूछेंगे यार, है ना। तो द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज 5/7, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला का। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, लेट अस सी। क्वेश्चन में है टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट ए एंड बी ऑन द पैराबोला। एक पैराबोला दिया हुआ है और वो जो टेंजेंट्स हैं, एक पैराबोला पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं एंड दोज टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट पी। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट पी एंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पैराबोला, जिस पे टेंजेंट्स बनाई गई थी। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली 1,3 आप पता है आपको पॉइंट, तो क्या उस पॉइंट पर किसी भी कर्व पे टेंजेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको पता होगा। वाई स्क्वायर जहाँ भी आता है उसको y1 से रिप्लेस कर सकते हैं। 2x जहाँ आता है उसको x प्लस x1 से रिप्लेस करिए। 2y को आप y प्लस y1 से रिप्लेस करिए। ये हर कर्व के लिए वैलिड होता है। फॉर अगर वो पॉइंट कर्व पर है तो आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ये करेंगे तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम डायरेक्टली इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एट 1,3 एंड 1,-1 दो लाइंस आएंगी, उनको सॉल्व करके पी पॉइंट आ जाएगा। पी ए बी, ए और बी पहले से था, ट्राइंगल का एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर मैंने थोड़ा सा अलग अप्रोच लगा लिया। देखिए है कुछ खास अलग नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लिया बच्चों, ये देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। वाई स्क्वायर माइनस 2y दिखा, तो मैंने से y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1-1 करके, और ये बन गया y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, और आई कैन राइट इट एज y-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब ये जो हमने लिखा है, इसमें अगर मैं x प्लस 1 को कैपिटल X और y-1 को कैपिटल Y से रिप्लेस करूं, इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। अच्छा, ऐसा करने पर जो हमें ऑलरेडी पॉइंट्स दिए थे, आप क्वेश्चन में देखें 1,3 एंड 1,-1, उसको भी मैंने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से नए कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। 2,2 एंड 2,-2 वैसे रिक्वायर्ड नहीं था, कर लिया। 2,2 एंड 2,-2 यू कैन सी दे आर बोथ लाइंग ऑन द वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू 2। तो अगर इन दोनों पर हमने ये x एक्सिस हो गई नए पैराबोला की, y एक्सिस हो गई कैपिटल X एक्सिस, कैपिटल Y एक्सिस, ठीक है। अगर हमने इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी, दिस इज अ टेंजेंट, तो दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट -2,0। y x एक्सिस भी करेंगे, सिमेट्री से आप बता सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 और ये बेस कितना है, ये भी 4, तो हाफ 4 इंटू 4 करा तो एरिया कम्स आउट टू बी 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो मैंने बताया आपको, रिप्लेसमेंट से डायरेक्ट टेंजेंट्स निकालिए, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, और डिटरमिनेंट से, स्टेयरकेस मेथड से कैसे भी आप उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शंस मान लीजिए।
क्या बोल रहा है, अगर एलिप्स का और हाइपरबोला के फोकस को इंसाइड करते हैं, कौन फोकल जिसे हम कहते हैं, कौन फोकल हैं ये दोनों, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की लेटेस्ट रेक्टम की क्या लेंथ है वो हमें फाइंड करना है। देखिए फोकाई ऑफ द एलिप्स, अगर एक एलिप्स है, अगर आपको उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचना है तो आई होप आपको फॉर्मूला पता है, उसके फोकस का ये वाला कोऑर्डिनेट होगा a1 e1, और एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स a2 e2 है ना, e2 एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड e1 एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम है तो मतलब a1 स्क्वायर, स्क्वायर भी अगर मैं कर लूँ, देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर e2 स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ e1 स्क्वायर, इट इज 1 माइनस b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ eccentricity of hyperbola, it is 1 plus b2 square upon a2 square। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे a1 स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। डायरेक्टली एक रिलेशन हमारे पास लेंथ ऑफ सेमी माइनस सेमी मेजर ऑफ एलिप्स एंड लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला मिल जाता है। अब ये जैसी हमारे पास फॉर्मूला आया, हमारे पास सारा डेटा यहाँ है, बस इसको यहाँ पर 1 में कन्वर्ट करना है कांस्टेंट, तो 25 को अपन को लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट करना होगा, कर देंगे कोई बात नहीं, इसे 144/25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा बाय 25 लिख लेंगे, तो उससे a2 b2 आ गया, a1 b1 ऑलरेडी है, जस्ट इस फॉर्मूले में हमने रखना है और उससे हमें अल्फा निकालना है। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने जो है यहाँ पर क्या माना है बच्चों, a1 b1 a2 b2 मान लिया है, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर m स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एलिप्स के लिए हो गया बेटा 16 माइनस 7 और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये देखिए हाइपरबोला में l स्क्वायर मैंने बताया था 144/25 और m स्क्वायर अल्फा बाय 25, ऐड किया अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय a, b स्क्वायर मतलब कितना, जो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस था, तो m स्क्वायर बाय a, तो हमने वैल्यू रख दी बेटा। अल्फा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था 81, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कम्स आउट टू बी 27/10 विच वाज रिटन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने, फॉर्मूला तो क्या, इस इक्वेशन के अंदर आपने 16/7 रखना है, a2 को 144/25 रखना है और b2 की जगह अल्फा बाय 25। ठीक है, अपने आप सारा काम हो जाएगा। हाइपरबोला की इक्वेशन आते ही अल्फा आ गया, क्योंकि आप उसकी लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 3D ज्योमेट्री, और इसको भी मैं कहूँगा कि आप इजी टू मीडियम लेवल का ही मानेंगे, क्योंकि बहुत ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन टफ है इसमें और ना कोई बहुत अलग सा कुछ कंसेप्ट है, सिंपल सा जो आप पढ़ते हैं वैसा ही कंसेप्ट है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है E एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर है दो गिवन प्लेन्स के, एक प्लेन दो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है एंड वो पास कर रहा है 1 - 1 1 से, तो सीधी सी बात है उस प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन के लिए चाहिए प्लेन के नॉर्मल के डियाज और एक पॉइंट, पॉइंट ऑलरेडी है और वो प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर वो प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, कोई भी एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। जो प्लेन हमें चाहिए ई प्लेन, उसका नॉर्मल के डीआर्स इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उसका जो नॉर्मल वेक्टर हमें मिलेगा, क्या वो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जब भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम कर लेते हैं। तो दिस n वेक्टर इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन दैट वी रिक्वायर, ई प्लेन। n1 n2 आर द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द प्लेन विच हैव बीन गिवन, राइट। तो पहले यही कैलकुलेशन हम कर लेते हैं n वेक्टर की। तो n वेक्टर हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लिया बेटा, i j के 2 - 2 1, आप देखें 2 - 2 1 आर द नॉर्मल्स ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड 1 - 1 2, 1 - 1 2 आर द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द सेकंड प्लेन। क्रॉस प्रोडक्ट किया, इट कम्स आउट टू बी -3i कैप -3j कैप प्लस 0k कैप। नाउ वी जस्ट नीड अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की तो जरूरत ही नहीं है प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए, तो कैलकुलेशन क्या है, सिंपल हो जाती है। 3 हटा के हमने नॉर्मल वेक्टर लिख लिया -a कैप -j कैप। नाउ यूजिंग द इक्वेशन प्लेन की जो लिखनी है,
क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी एक्स माइनस एक्स टू प्लस सी एक्स माइनस एक्स थ्री इक्वल टू 0। तो वो हमने इक्वेशन लिख ली प्लेन की, ई प्लेन। ये कौन सा प्लेन आ रहा है, ई वाला प्लेन। -1 इंटू एक्स माइनस वन, पॉइंट हमें दे रखा था ना बेटा, पहले पॉइंट हमें दिया हुआ है 1, -1, 1। तो उससे हमने जैसे ही इक्वेशन लिखी, हमारे पास प्लेन की क्या इक्वेशन आ गई बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्लेन है, ध्यान रखना, 3D में बात कर रहे हैं ना, नॉट अ लाइन। अब क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट a,2 इज 3√2। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। a,2 से इसका डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट को लगते हैं प्लेन में, तो a प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो होता है। अब सी जेड का कोफिशिएंट 0 है, ये 3√2 दे रखा है, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ ए का मॉड आपके सामने कितना आ रहा है बच्चों, 6 के बराबर। तो ए की वैल्यू आपके सामने आ गई +-3। तो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,3,2 भी हो सकते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स -3,-3,2 भी हो सकते हैं। करेक्ट है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू का होल स्क्वायर, पी पॉइंट है 1, पी पॉइंट है 1, -1,1। इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। अब आप चाहे 332 से करके देख लो, चाहे -3 से कर लो, आपके वैल्यू सेम ही आएगी। जस्ट अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड रीच टिल योर फाइनल आंसर। तो जैसे ही आप पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे बेटा, आपका आंसर 21, सी ऑप्शन में जो लिखा है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर, अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू 21। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 3D का क्वेश्चन है। अब ये लाइंस का क्वेश्चन है। लाइंस के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो लाइंस दे रखी हैं, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहली वाली लाइन लेट से ए पॉइंट से पास कर रही है, दूसरी वाली लाइन बी पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर निकाल लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए वेक्टर, और उस वेक्टर का इन दोनों लाइंस के जो कॉमन नॉर्मल होता है, दोनों के कॉमन नॉर्मल। अच्छा, ये वाली लाइन लेट से p वेक्टर के पैरेलल थी, ये वाली लाइन q वेक्टर के पैरेलल थी, तो जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन आती है कैसे आएगी, p क्रॉस q से। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना होता है p क्रॉस q, तो b माइनस ए फॉर प्रोजेक्शन, डॉट प्रोडक्ट करेंगे p क्रॉस q से, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और इसका मॉड लगाते हैं। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस वैल्यू आती है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट कन्वर्ट द लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, सिमेट्रिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पहले एडजस्ट करना होगा, तो इसको x प्लस 7 अपॉन -6, y माइनस 6 अपॉन 7, और इसको आप चाहें तो z माइनस 0/1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे ना लिख के x माइनस 7 अपॉन -2 लिखिए, y माइनस 2/1, z माइनस 6/1। ठीक है, तो पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर के डियाज -6, 7, 1, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर्स के डियाज -2, 1, 1। ये ध्यान रखना है ना, कई बार अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। अब हमें दोनों वेक्टर पता पड़ गए लाइन के पैरेलल, दोनों का हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आइए देखते हैं, ये रहा, ये पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर हो गया, n2 इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन 2। हमने n1 क्रॉस n2 किया, जिससे हमें दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक वेक्टर की पता चल गई, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6, ये रहा 3, 2, 4, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज हाउ n1 क्रॉस n2 केम। अच्छा, अब पहली वाली लाइन कहाँ से पास कर रही है, -7, 6, 0 से, और दूसरी लाइन 7, 2, 6 से। वही हमने पॉइंट्स लिख लिए, और अब हमने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया b माइनस ए का डॉट p क्रॉस q या n1 क्रॉस n2, उस पर प्रोजेक्शन ले लिया। तो बस अब आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, b पता है a पता है, तो b माइनस ए कितना हो गया 14, -6, 6 का डॉट प्रोडक्ट ऑन 3 to 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ this vector 3 to 4. So calculate it and get the value to √29, which was written in option A. So the correct answer for this question is option number A. Okay. Okay students, now the next question. This question is of vectors chapter. Vectors में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डॉट एंड क्रॉस का मिक्स करके एक क्वेश्चन है। अगेन easy to medium level, not very tough.
A वेक्टर गिवन है एंड B बी अ वेक्टर सच दैट A क्रॉस B, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको गिवन और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A माइनस B। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, B डॉट A माइनस B, और जिस पे प्रोजेक्शन करते हैं बच्चों उसके मैग्नीट्यूड से करना होता है डिवाइड। सही है, तो हमें क्या क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A डॉट B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा A माइनस B का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्या मैं इसको अंडर रूट करके इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B। अब आप देखिए क्या क्या पता है आपको, हमें A डॉट B गिवन है, हमें A स्क्वायर A वेक्टर पता है तो A स्क्वायर पता है। अच्छा B स्क्वायर की दिक्कत आ रही है ना, B स्क्वायर कैसे आएगा, लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट वैल्यू, B स्क्वायर कैसे आएगा, और A डॉट B हमें पहले से पता है। अच्छा हमें A क्रॉस B तो दे ही रखा था, आई होप यू नो वन आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस वेक्टर A डॉट B का होल स्क्वायर। क्या कहते हैं बेटा इसको, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ये, हम पढ़ते हैं इसको। नाउ बिकॉज A क्रॉस B इज गिवन, कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, इट विल बी रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज रूट 5 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 5 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, इट विल बी 4 प्लस 1 रूट 6 का स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर माइनस A डॉट B इज ऑलरेडी गिवन टू बी 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। From this equation can we get the value of B square? Yes, we will get the value of B square from this equation। यही हमने निकाल ली, B square की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है बेटा 7/3। नाउ जो प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना था उस प्रोजेक्शन में हमने वैल्यूज रख दी, A डॉट B पता था, B स्क्वायर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यही जो मैंने आपको पहले भी अभी लिख के बताया था। जस्ट पुट द वैल्यूज A स्क्वायर की, B स्क्वायर की, A डॉट B की सारी वैल्यूज रख दो, सिंपल सी कैलकुलेशन आती है एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2/√21। Right answer for this is option number A. Okay. Okay, the next question is of statistics. As you know, JEE मेंस के अंदर statistics का क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जनरली हर पेपर में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। सिंपल सा ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा तो कैलकुलेटिव रहता ही है। You have to find the mean deviation about median for the given numbers arranged in ascending order। ये numbers को इन्होंने पहले से ही ascending order में arrange किया है, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करना है फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है और फिर जो मिडिल टर्म्स होती है उनका हमें एवरेज फाइंड कर लेना होता है, राइट। तो और मीन डिविएशन, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, दैट इज सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस m अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये मीडियन का अबाउट फॉर्मूला होता है, जहाँ m क्या होता है बेटा, मीडियन। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड द मीडियन ऑफ इट। मीडियन क्या होगा बेटा, देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो दो मिडिल टर्म्स है उनका एवरेज 2k प्लस 12/2 दैट इज k प्लस 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा। अब मीडियन हमें पता है, सारा डेटा हमें पता है, अब हमको सारे डेटा में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करके मॉड लगाते जाना है और 8 से डिवाइड करना है। और मीन डिविएशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 6। आइए देखते, देखिए हमने सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट किया, अब मीन डिविएशन अबाउट मीन के लिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मॉड ऑफ xi माइनस m, बस ये करते चले जाना है। तो हर डेटा में से मीडियन k प्लस 6 हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और उसका मॉड लगाते जा रहे हैं, उसका क्या लगाते जा रहे हैं, मॉड लगाते जा रहे हैं। और इसको सॉल्व कर लिया, डिवाइड बाय 8। सो फाइनली ऐड वाइड करके आप देखेंगे बहुत सारे k की वैल्यू तो कैंसिल ही हो जाएंगी, 1 2 3 प्लस k, 1 2 3 माइनस k गेट्स कैंसिल्ड, माइनस k एंड माइनस k माइनस 2k और कॉन्स्टेंट्स ऐड करके 58। तो बेसिकली k की वैल्यू जब आपने निकाली तो इट कम्स आउट टू बी 5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीडियन कितना है, जल्दबाजी में मीडियन, अच्छा ऐसे ऑप्शन ही ऐसे हैं, गलती होगी नहीं, मीडियन की वैल्यू क्या थी, k प्लस 6, k कितना आ गया 5, तो 5 plus 6 final answer is 11। The correct answer for this question is 11, which was written in option number D। Okay बच्चों। Okay, so the now next question, it is of trigonometric ratios and identities, जिसमें हम प्रोडक्ट सीरीज जो होती है उसके क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। दिस इज अ
जिस फॉर्म में लिखा है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ साइन सीरीज, पर एक्चुअली हम जानते हैं साइन की प्रोडक्ट सीरीज में कुछ खास फॉर्मूला होता नहीं है भाई। एक तो वो होता है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, या तो वो वाली फॉर्मूला कहीं अप्लाई करें हम, और नहीं तो हमें कोशिश करनी होती है कि हर हम साइन की टर्म्स को किस में कन्वर्ट करें, कॉस में, और कॉस की जो प्रोडक्ट सीरीज है वो हम यूज करने की ट्राई करते हैं। तो साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है बेटा, 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा से कन्वर्ट करना है। तो साइन इसको मैं 11 पाई बाई 22 माइनस पाई बाई 22 करूंगा, जल्दी कन्वर्जन होंगे, है ना। क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको कॉस ऑफ साइन नहीं सॉरी कॉस 11 पाई बाई 22 माइनस पाई बाई 22 लिख सकता हूं, that will be 10 pi by 22 or cos 5 pi by 11. I can write it like this. Similarly, the next term will become 11 में से ऐसी 3 subtract करते जाइए, तो 11 में से 3 इसमें subtract करूंगा तो 8 का आधा, it will become cos 4 pi by 22, cos में है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 11 माइनस 5 it will be 6 upon the cos 3 pi by 22। इसको कन्वर्ट करेंगे 11 माइनस 7 तो cos 2 pi by 22 and this will become cos pi by 22। अच्छा, ऐसे ही लिखते ही ये देखिए मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है बेटा, सब टर्म्स को कन्वर्ट करके सीरीज लिख ली। अच्छा, अब सीरीज ये लिखी हुई, ये सीरीज जो लिखी हुई है इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट एंगल इज पाई बाय 11, सॉरी माय मिस्टेक, 5 पाई बाय 11, 4 दिस विल बी 4 पाई बाय 11, कितना आएगा, लेट अस सी दैट, 11 पाई बाय 22 माइनस 4 पाई बाय 3 पाई बाय 22 करेंगे तो इट विल बी 8 पाई बाय 22, इट विल बी 4 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11, ये तो सही लिखा था यार, पाई बाय 11 आएगा, है ना, 11 आंसर्स आएंगे, ये आएगा। सो वी हैव कन्वर्टेड द सीरीज, पूरी सीरीज को साइन से कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, यहां तक पहुंच गए। अब फर्स्ट एंगल पाई बाय 11 का डबल अगर आप देखें तो 2 पाई बाय 11 आपको मिलेगा, 2 पाई बाय 11 का डबल 4 पाई बाय 11 मिलेगा। तीन जो टर्म्स हैं वो तो कॉस की सीरीज जो है डबल 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 ऑफ ईच अदर उस फॉर्मेट में हमें बनी हुई दिख रही है, सही है। अब अगर अपन चाहें तो cos 3 पाई बाय 11 को अगर आप देखो तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, पाई माइनस थीटा करके लिखूं, cos पाई माइनस 3 पाई बाय 11 जो होगा बच्चों, क्या इसको माइनस ऑफ cos 3 पाई बाय 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा, और ये जो एंगल आएगा ये आएगा 8 पाई बाय 11। So here what I have done is cos 3 pi by 11 को I have replaced by minus cos 8 pi by 11 and cos 5 pi by 11 को देखिए cos 5 pi by 11 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, cos pi plus 5 pi by 11 अगर मैं लिखूं, cos pi plus थीटा माइनस साइन के साथ आएगा तो एक माइनस का साइन लगा दिया, so this will become cos pi plus theta minus cos theta. So it will become 16 pi by 11. So this I have converted into minus of cos 16 pi by 11. माइनस माइनस एडजस्ट होके प्लस हो गए, और जैसे ही ये वाली वैल्यूज रिस्पेक्टिवली इन दोनों की जगह पर रखी, ये पूरी cos की प्रोडक्ट सीरीज विद ईच सक्सेसिव एंगल इज डबल ऑफ द प्रीवियस वन। डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, ट्वाइस ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ टर्म्स 5 टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, कन्वर्ट हो गया। 32 पाई बाय 11 को अगर आप देखें तो 11 3 33 होता है, तो ये 3 पाई माइनस थीटा लिखा है, नीचे वाला एंगल थीटा तो ऊपर 3 पाई माइनस थीटा, एंड साइन 3 पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, so these two sign will get cancelled and your final answer 2 by 2 raised power 5, that is 1 by 16, which was written in option B. So the correct answer for this will become B. तो इसको आप मीडियम से टफ थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स जो हैं इसके एंगल्स के वो बहुत ही बढ़िया थे कि कैसे ये कॉस की सीरीज में पूरा कन्वर्ट हम करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम इसमें खर्च हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में जनरली टाइम लग भी जाता है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 by 16। ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल लॉजिक बोल सकते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं पी क्यू आर। पी में लिखा है रामू इज इंटेलिजेंट, क्यू में लिखा है रामू इज रिच, और आर में लिखा है रामू इज नॉट ऑनेस्ट। अब आपसे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे, रामू इज इंटेलिजेंट, रामू इज इंटेलिजेंट मतलब पी हो गया, एंड का सिंबल लगाया, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट कहाँ पर लिखा हुआ था, आर में लिखा था नॉट ऑनेस्ट, मतलब बेटा ये हो गया आर का नॉट मतलब नेगेशन।
इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का सिंबल डबल इम्प्लीकेशन जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओनली रामू इज नॉट रिच, रामू इज नॉट रिच, क्यू में लिखा है रिच, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया क्यू नॉट। तो इस स्टेटमेंट का नेगेशन हमें बताना है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन। तो मतलब बेसिकली जो इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, ए डबल इम्प्लाइज बी, इसका नेगेशन हमें बताना है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ये अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ ए डबल इम्प्लाइज बी इज ए एंड नॉट ऑफ बी और नॉट ऑफ ए एंड बी, ये होता है। बस अब हमें यहाँ पर देखना है हमारा ए स्टेटमेंट क्या था और बी स्टेटमेंट क्या था। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो है पी एंड आर नॉट और बी स्टेटमेंट जो है वो है क्यू नॉट। अब ये जैसे ही हमने पकड़ लिया ए और बी हमारा क्या है, तो आपको इस फॉर्मूले में रखना था बेटा, ए की जगह पी एंड नॉट ऑफ आर रखना था और बी की जगह नॉट ऑफ क्यू रखना था। सिंपल, ए की जगह अब नेगेशन इसका करना है, इसका आपको क्या करना है, नेगेशन करना है। तो नेगेशन करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द नेगेशन ऑफ पी एंड आर? आई होप यू नो दैट व्हाट इज द नेगेशन ऑफ। अच्छा, इस फॉर्मूले में रखना है, हम तो सीधा सीधा रख रहे हैं, रख दीजिए। ए की जगह कितना मैंने बोला, ए था पी एंड नॉट ऑफ आर के और बी था नॉट ऑफ क्यू के इक्वल। तो ए की जगह आ गया पी एंड नॉट ऑफ आर एंड नेगेशन ऑफ बी विल बिकम क्यू और नेगेशन ऑफ आर, इसका नेगेशन क्या होगा बेटा, नॉट ऑफ पी और आर हो जाएगा ना, एंड कन्वर्ट्स टू और एंड आर का नॉट विल बिकम आर एंड नेगेशन ऑफ पी। सीधा सीधा ऐसे ही आपको ऑप्शंस बना के इसमें दे रखे थे। ऑप्शंस जैसे आप चेक करेंगे आपको ये डी ऑप्शन में दिखेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, राइट। ट्रूथ टेबल से मत करिएगा, ट्रूथ टेबल बहुत लेंदी है, 3-3 का इसमें करेंगे। प्रॉपर्टी से जो हमने सीखा है डायरेक्ट फॉर्मूले से, उससे करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, you can say it's a mixed question of sets and a bit of PNC, but a bit lengthy question, a bit complicated question। बहुत ध्यान से इसको आपको करना होगा। देखिए मैंने कैसे किया है, मैं आपको समझाता हूँ। ए सेट है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बी जो है वो डिफाइन किया एक सेट एज टी विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इसी का सबसेट है और इस कंडीशन के साथ है या तो टी में 1 नहीं होना चाहिए या टी में 2 होना चाहिए, राइट। दो केसेस कंसीडर करने। तो अगर हमें सबसेट्स बनाने हैं, 1 को कंसीडर नहीं करते तो 1 2 3 4 5 6 नंबर बचेंगे। उन 6 के साथ कितने सबसेट्स बनते हैं, हम सबसेट्स का फॉर्मूला जानते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 1 नहीं आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस, क्योंकि और लिखा है तो यूनियन करना है। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 आएगा ही आएगा। अब हमने 2 को तो उठा के रख ही लिया। अब बचे हुए 6 में से हम या तो सिलेक्ट करें या ना करें, तो अगेन रिमेनिंग 6 से हम कितने और सबसेट्स बना सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस, अच्छा यूनियन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉमन जो दोनों के थे इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले वो इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 ना आए और 2 आए। अब 1 ना आया तो 1 तो निकल गया और 2 पहले से बैठा है, तो बचे हुए 5 एलिमेंट्स से 1 हट गया, 2 आ गया, तो बचे हुए 5 से और कितने सबसेट्स बन सकते हैं, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 5, करेक्ट। तो ये तो हो गया बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो दैट विल कम आउट टू बी 96। ये हो गए बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें फाइनली क्या फाइंड करना था एक्चुअली, और एक और सेट अभी बताता हूं। फाइनली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी निकालना है, और फिर वही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस देयर कॉमन। अब सी सेट कैसे बनाए कि इधर से जो भी एलिमेंट्स हम पिक करें, T is a subset of A such that the sum of elements in T is a prime number। अब उसका सम होना चाहिए प्राइम। अब यहां पर प्राइम नंबर होने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, केसेस बना के सम निकालना होगा। देखिए मिनिमम वैल्यू जो आएगी सबसेट की वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू 7 + 6 या जितने भी अपन 4-5 के हैं वो ऐड कर सकते हैं, सबको ऐड कर दो। इनका एडिशन कितना होगा, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 22, 22 + 3 25,
27, 28 है ना, मैक्सिमम सम 28 हो सकता है सारे एलिमेंट्स का। तो 1 से लेके 28 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं वो हमें केसेस में लेने पड़ेंगे। देखिए मैंने लिए हुए हैं। अगर भाई सबसे पहले 1 से 28 तक 2 आता है प्राइम नंबर, तो 2 अगर एक प्राइम नंबर है तो कौन कौन से सबसेट्स ऐसे मैं बना सकता हूं कि उनका सम 2 हो जाए, एलिमेंट्स का सम एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 में से सिर्फ जब मैं 2 को पिक करूंगा तो सम 2 आएगा। अब हमें सम चाहिए 3, तो 3 आ सकता है या तो 1 और 2 को पिक करो या सिर्फ 3 को पिक करो। फिर सम चाहिए 5, 5 आएगा या तो सिर्फ 5 को पिक कर लो या फिर 4 और 1 को पिक कर लो या 2 और 3 को पिक करो। 2 + 3 करोगे तो 5 और 4 और 1 को पिक करोगे। ऐसी 7 कब आएगा, या तो सिर्फ 7 ले लो या 6 और 1 ले लो या 5 और 2 ले लो या 4 और 3 ले लो। ये 2 सेट हो गए। अब 3 एलिमेंट्स को जोड़कर भी 7 आ सकता है, वो है 1 2 4। ऐसी मैंने 11 के केसेस बनाए, 11 के टोटल केसेस बनाए। कहाँ कहाँ से सम आ जाएगा 11, जैसे 11 के लिए बेटा 4 एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, 5 3 2 और 1, 3 वाले सारे केसेस। 13 हो सकता है, 17 19। तो ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट इसमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा लेंदी ये क्वेश्चन था। अच्छा था ये इंटीजर टाइप, जो न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं जिसमें से 10 में से हमें 5 करने होते हैं। तो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अवॉइडेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। सो हाँ, पर हम बाद में सीखने के लिए जैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये केसेस हमें सारे कंसीडर करने होंगे। ऐसी 13 का सम, 17 का, 19 का और मैक्सिमम 23। अच्छा 23 के बाद मैंने बोला था सबका सम 28 हो रहा है, तो 24, 25, 26, 27, 28 में से कोई प्राइम नंबर नहीं है, लास्ट प्राइम नंबर इज 23। तो वो किन किन एलिमेंट्स के सम से बन सकता है वो सारे केसेस लिख लिए। इन सारे केसेस को जब आप काउंट करते हो तो सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं बेटा 42। काउंट करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, 42 एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे बी सेट के अंदर 96 एलिमेंट्स आ चुके हैं और सी सेट के अंदर हमारे पास 42 एलिमेंट्स आ चुके हैं। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना था, तो इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर जो सबसेट्स बने थे, कौन से सबसेट बने थे, या तो 1 को कंसीडर नहीं करना है, तो बेटा यहां पर ऐसे बहुत सारे सेट्स होंगे जिसमें 1 को कंसीडर नहीं किया गया है, और या फिर 2 को कंसीडर किया ही किया गया है। तो ऐसे बहुत से सेट्स हैं जिसमें 1 तो आ ही नहीं रहा है और ऐसे बहुत से हैं जिसमें 2 आ रहा है। तो उन सबको हमें इनमें से काउंट कर लेना है। जैसे एक ये वाला है, 1 ये वाला आ रहा है, 2 ये वाला आ रहा है, 3 ये वाला आ रहा है। तो ऐसे वो वाले एलिमेंट्स एक एक करके काउंट करेंगे, क्योंकि हमें बी इंटरसेक्शन सी जो था पहले वाले में से और जो दूसरे ये सम ऑफ प्राइम नंबर्स का सेट बनाया था उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर से ही आप, अब कॉमन जो है आप जानते हैं ये छोटा एलिमेंट है, तो इनमें से ही वो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे। तो ये जो आपके सामने सारे सेट्स लिखे हैं इनको ऐसे काउंट करिए एक एक करके। जैसे ही आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 31 ऐसे सेट्स निकलेंगे जो इन दोनों में कॉमन आ रहे थे। तो उसको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 107। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए फ्रेम किया गया था। लेट्स से व्हाट इज क्वेश्चन इज सेइंग, fx be a quadratic polynomial with leading coefficient 1, मोनिक पॉलिनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। f of 0 ऑलरेडी p दिया हुआ है, तो मैं fx को यार पहले से ही x² प्लस, मैं देख लेता हूँ क्या माना है उसी से समझा देता हूँ, b माना मैंने, ठीक है, x² प्लस bx, and because f of 0 is p, that means constant is p. Also f of 1 is given to be 1/3, that is 1 plus b plus p is given to be 1/3. बहुत बढ़िया, यहां तक की ये दो कंडीशंस हमें ऑलरेडी पता है। अब उसने बोला है कि fx इक्वल्स टू 0 का और f of x इक्वल्स टू 0 का एक कॉमन रियल रूट है, रियल रूट। तो मैंने रूट को अल्फा पकड़ लिया, लेट द कॉमन रूट इज अल्फा, that means f of alpha is 0 and alpha will satisfy this equation also, that is f of fx, that is x की जगह alpha अगर मैं रख दूं तो वो इस इक्वेशन को भी 0 करना चाहिए। f of alpha की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो ये बनेगा f of 0 बन जाएगा बच्चों। और f of 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में p दे रखी है, तो इस पूरे की जगह हम p रख देंगे, तो f of p बन जाएगा ये। अब f of p कहाँ से आएगा भाई साहब, p आएगा इस इक्वेशन में x की जगह p रखने से, तो दिस विल बिकम f of p² प्लस b टाइम्स p प्लस p इज इक्वल्स टू 0। सही है क्या?
अगर आप ध्यान से इसमें से p कॉमन ले लें तो ये दिखेगा f ऑफ p टाइम्स ऑफ p प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और p प्लस b प्लस 1, ये देखिए p प्लस b प्लस 1 की वैल्यू हमने जो डेटा था f ऑफ 1 इक्वल टू 3 उससे निकाल रखी है, तो ये बन गया 1/3। दैट मीन्स f ऑफ p/3 इज 0। तो पता चल गया इस इक्वेशन का fx का एक रूट तो अल्फा ही था जो कॉमन हमने माना था और एक रूट p/3 और आ गया, क्योंकि p/3 रखने पे वापस से आउटपुट 0 आ रहा है। बस अब जैसे ही ये पकड़ा अब हमारा काम हो जाएगा। ये देखो हमने यहां तक तो मैंने आपको समझा ही दिया, f ऑफ p/3 0 आ रहा है, मतलब p/3 उस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो p/3 है ये करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह रखा बेटा p/3, तो p²/9 10 b p/3 प्लस p = 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई p और b में, p प्लस 3b प्लस 9, और एक इक्वेशन ये पहले से थी 1 प्लस b प्लस p = 1/3। दोनों को साइमल्टेनियसली करो सॉल्व। लीनियर सिंपल सी इक्वेशन है, एक जगह से p की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, b आ जाएगा, b से p आ जाएगा, राइट। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है, b और p की वैल्यू सॉल्व कर ली। b की वैल्यू -25/6, p की वैल्यू 21/6। तो फंक्शन बन गया बच्चों x² - 25/6x प्लस दिस इज 7/2 एंड क्वेश्चन हैज आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3। तो जस्ट फंक्शन के आते ही just put the value x as -3 and solve it and get the answer 25. So the correct answer for this is 25. Okay. Students, next question, it's based on matrices. अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, और जैसा मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट से अगर आप करेंगे तो अपन इसको अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा बीटी भी आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं भाई। एक ही जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी रियल नंबर्स हैं, एन की किसी नेचुरल नंबर के लिए ए की पावर एन ये बन जाता है, तो एन प्लस ए प्लस बी क्या है, तो इसका मतलब a² a³ और ऐसे करके आप इसमें पैटर्न ढूंढ सकते हैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप एन की टर्म्स में ए की पावर एन निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाया। मैंने ये जो मैट्रिक्स है मुझे ये दिखा कि इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें तीनों जगह 1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके अलग कर लूं और प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स 0 a a 0 0 b 0 0 0 करके लिख लूं, ठीक है। इसको मैं b नाम दे देता हूं, ये मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये देखिए, ये मैंने b मैट्रिक्स मान लिया। तो a मैट्रिक्स जो था मैं उसे i प्लस b लिख सकता हूं। अब मैंने b का निकाला स्क्वायर, b का स्क्वायर आई होप निकाल ही लेंगे, b इंटू b करेंगे तो इसमें और काफी सारी जगह 0 आ गया, सिर्फ यहां पर ab बचा, और जैसे ही b³ निकाला मल्टीप्लाई करिए वो नल मैट्रिक्स आएगा। b³ क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। अगर b³ नल मैट्रिक्स आ गया तो इसके ऊपर जितने आगे मल्टीप्लाई करूं b की पावर 4 b⁵ b⁵ सब नल मैट्रिक्स रहेंगे, ठीक। अब मुझे निकालना था a⁴n, राइट। a⁴n को a था i प्लस b, तो मैं इसे i प्लस b⁴n लिखता हूं और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो इट विल बिकम nc0 इंटू i⁴n, दैट इज नथिंग बट i, nc1 इंटू b प्लस nc2 इंटू b² प्लस आगे के जितने मैट्रिक्स हैं सब नल मैट्रिक्स, तो उनको लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या बचा, आइडेंटिटी प्लस n इंटू b एंड nc2 इज n इंटू n-1 टाइम्स ऑफ b²। b² है मेरे पास, n टाइम्स b है मेरे पास, और i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली मुझको 1 0 1 0 1 0 0 0 1 में n टाइम्स, अच्छा n टाइम्स b कितना होगा बेटा, n टाइम्स b होगा 0, n टाइम्स a, n टाइम्स a 0 0, n टाइम्स ऑफ b 0 0 0 प्लस n इंटू n-1 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 0 n इंटू n-1/2 टाइम्स ऑफ ab, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है b² के। तीनों को ऐड करना है, मैट्रिक्स एडिशन हम जानते हैं, ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी एडेड साइमल्टेनियसली। तो पहले में यहाँ आ गया 1, नेक्स्ट में आ गया 0 प्लस na प्लस 0, तो na, 1 प्लस na प्लस दिस, तो इट बिकम्स 1 प्लस na प्लस n इंटू n-1/2 टाइम्स ऑफ ab, राइट। आइडेंटिटी था, ये गलत लिखा है, 0 है यहाँ पर, है ना। तो 0 प्लस na प्लस दिस, तो n इंटू na प्लस n इंटू n-1/2 टाइम्स ab। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स ऐड करके दिस हैज बिकम a⁴n, which was already according to the question was given as 148 2160 148
2 1 6 0, then 0 1 96, 0 1 96 and 0 0 1, 0 0 1. You can see that the third row elements are matching. These two elements are already matching. One is matching with 1. So you can directly compare. N times A is 48. N A plus N into N minus 1 by 2 is 2160 and N times B is 96. That is what I have written here, and using these equations I am finding the value of N, A and B. As simple as it can get. Na को 48 रख दिया, Na को 48 रख दिया, 96 माइनस B is 88. तो सॉल्व करने पर B की वैल्यू आ गई 8, B को 8 रख दिया तो N की वैल्यू आ गई 12, N को 12 रख दिया तो A की वैल्यू आ गई 4. क्वेश्चन में N plus A plus B पूछा है, आंसर comes out to be 24. So the correct answer for this question is 24. Okay. Now the next question. This question is based on, you can say, maxima and minima. Again a good question. Integer type, numerical type के जो भी questions है इसमें अच्छे हैं, calculative questions हैं. Let's see what the question is asking. You have to find the sum of the maximum and minimum value of this function. इस function की maximum value और minimum value क्या हमें find करना है, जहाँ पर in the interval क्या given है, 5/4 से 2. x fix है, x fix कर दिया 5/4 से 2. ठीक. Let us first talk about the graph of both the functions. Modulus function, this will be the graph. This point will be 7/5. 7/5 is approximately, you can say 7/5 1.4. 5/4 is लगभग 1.25. तो 5/4 वही इससे थोड़ा सा पहले आएगा कहीं ना कहीं, और 2 कहीं आ जाएगा. ठीक है. सो अगर अपन ग्राफ की बात करें बच्चों, तो इसका पोर्शन इतना सा हमें कंसिडर करना है. ठीक है. तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अकर कर रही है 7/5 पर, राइट. और 5/4 और 2 में वैसे मुझे ग्राफ से श्योर हूं मैं कि 2 पर इसकी बड़ी वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू 5/4, बिकॉज द गैप बिटवीन दिस एंड दिस, यहाँ ज्यादा गैप है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ज्यादा ही आने वाला है. ठीक. अच्छा, क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ अगर आप देखें, x² + 2x, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला विद 2 रूट्स 0 and -2, एंड द इनपुट इज गिवन फ्रॉम 5/4 to 2. तो 5/4 से 2 में तो यार ये तो आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन. सही है क्या. इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी 5/4 पर और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 पर. तो एक बात तो तय है, दोनों फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू 2 पर अकर कर रही है. तो इसका मैक्सिमम जो होगा, m जो बोला हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू मैं कैपिटल M मान रहा हूं, दैट इज f max will definitely and definitely occur at 2. इस पे तो चिंता ही नहीं करनी. x को 2 रखूंगा, मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल लूंगा. ठीक है. ये मैंने यहाँ कर भी रखा है. x = 2 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, दैट कम्स आउट टू बी 8 फॉर दैट फंक्शन. और 2 रखने पर इधर 5 2 ज़ा 10 -3 7 11 आ जाएगा, राइट. तो टोटल मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट्स कमिंग आउट टू बी 11. 2 रख दिया बेटा. 5 2 ज़ा 10 -7 3 3 + 8 11, राइट. नाउ द फाइट इज ऑफ मिनिमम वैल्यू. नाउ मिनिमम व्हाट हैपेंस इज, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू तो आ रही है 5/4 पर इस मॉड की 5/4 पे मिनिमम नहीं आ रही थी. ठीक है. तो अब जब मैं इसका 5/4 दोनों के आउटपुट 5/4 पे ऐड करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, और 7/5 पे ये छोटी वैल्यू थी, ये थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू थी. तो एक मतलब ऐसे सोचिए, 5/4 पे इसका थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, इसकी छोटी वैल्यू है, उनको ऐड कर रहा हूं. 7/5 पे ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, उन दोनों को ऐड कर रहा हूं. तो उन दोनों में से ही ना कोई मिनिमम होगा. अब ये कैसे होगा ये तो चेक करना पड़ेगा रखकर. तो हमने वही करना है. ठीक है. तो हमने यही किया है भाई. f max अकर वो तो हमने निकाल लिया था, जो मैंने आपको बताया 11 पर. नाउ f minimum will occur either at 7/5 और at 5/4. ये दोनों हमें इनपुट रखकर चेक करना पड़ेगा. तो हमने रख लिया. जब 7/5 रखा तो मॉड की वैल्यू तो 0 हो गई थी, एंड x² + 2x को हमने कैलकुलेट कर लिया. कैलकुलेट करके आंसर 4 आता है. ऐसे ही जब 5/4 रखा बेटा, तो 5/4 पर जो मॉड प्लस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू इनपुट आती है, दैट कम्स आउट टू बी सम वैल्यू 4 plus some positive value which is definitely greater than 7/5. That means the minimum of the function is occurring at 7/5 and that value is 4. क्वेश्चन ने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का सम पूछा था. मैक्सिमम इज 11, मिनिमम इज 4. द सम ऑफ द वैल्यूज विल कम आउट टू बी 15, राइट. तो अच्छा क्वेश्चन है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ग्राफ का चेक करके मिनिमम के लिए थोड़ा सा इसमें अपन को अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करके निकालना है.
मतलब गेसिंग वाला काम नहीं है, कैलकुलेट करके चेक करिए, मैक्सिमम हम पता दोनों का डायरेक्टली लगा सकते थे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अब हम। सो ये जो क्वेश्चन था, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड अ लिटिल बिट कंसेप्ट ऑफ अगेन सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी उसके लिए हमें अभी अब मैं बताऊंगा, चेक करना था कि किसी नेचुरल नंबर के लिए वो जो फंक्शन आता है y ऑफ 2 की जो वैल्यू है इनपुट 2 रखने पे वो किसी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में है। तो कुछ आगे हमें एनालिसिस ऑफ दैट फंक्शन करना है, उस फंक्शन को पहले कैलकुलेट करना है, फिर उस फंक्शन का एनालिसिस करना है। सो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो लेट अस सी, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है। y क्यूब, y और x का पावर जोड़कर 3 3 3 3, तो इट्स कॉल्ड एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फॉर अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व वी कैन रिप्लेस y with v times x. If you differentiate it, dy by dx will become v plus x dv by dx. ये आप जानते ही हैं, रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करते ही जैसे ही आप सॉल्व करेंगे एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्लब द टर्म्स ऑफ v ऑन वन साइड एंड x ऑन अदर साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 3v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी क्यू प्लस वी आ रहा है, इसका ही डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसको t माना तो dt बाई टी, दैट मीन्स इट्स इंटीग्रल विल बिकम log ऑफ मॉड वी क्यू प्लस वी इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c मान लिया तो उसे ln cx लिख लिया। v की जगह log हटा दिया, v की जगह अगेन आई हैव सब्स्टिट्यूटेड y को रखा था vx ना, तो v हो गया y बाई x का होल क्यूब प्लस y बाई x इज इक्वल्स टू cx। एंड इनिशियली कंडीशन हैज बीन गिवन दैट y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। इनपुट 1 रखने पे आउटपुट 1 आता है, तो इनपुट को 1 रखते ही आउटपुट 1 करेंगे तो कांस्टेंट 2 आ गया। तो बेसिकली आपके पास फंक्शन आ गया y क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x रेज़्ड पावर 4। y ऑफ 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो y ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो कह रहा है कि इस इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। y ऑफ 2 इनपुट को 2 रखा, तो आपके पास ना एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करिए, कैसे चेक किया, देखिए मैं अगर इस फंक्शन को g ऑफ y मान लूं और इसका डेरिवेटिव निकालूं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यूबिक है, तो एक रियल रूट तो हो गई, तो मैं वही रियल रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका कहां पर लाई कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं x को 2 रखो तो आउटपुट नेगेटिव आएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 8 माइनस 32, और 3 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ये क्यूबिक 2 से 3 के बीच में एक ना एक पॉइंट पे कट करके जाने वाली थी। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कब सेटिस्फाई होगा, ये 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ रही होगी, राइट। क्वेश्चन में देखो पूछने का तरीका यही था, ऑफ 2 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, n माइनस n, n इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही थी, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। n माइनस 1 से n था, द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, now the next question, now this question is based on the concept in definite integral that we say Newton-Leibniz theorem. What the question is saying, f is a twice differentiable function for defined for all real numbers. एक वैल्यू दे रखी है f dash 0 is 4 and that function satisfies this equation. Then you have to find the value of the expression based on a. अच्छा, अब आपको देखिए देखती समझ में आना चाहिए, 0 से x दे रखा है, अंदर t का फंक्शन दे रखा है, तो अपन इसमें लेबनीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेबल फंक्शन है ही वैसे ही, राइट हैंड साइड में भी सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, तो हमने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। पर उसके लिए पहले इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ t का फंक्शन होना चाहिए, x का नहीं। तो यार मैंने इसको सेपरेट करके ऐसे लिख लिया, देखो 0 टू x x टाइम्स f डैश t माइनस 0 टू x t टाइम्स ऑफ f डैश t dt, ठीक है, यहाँ भी dt आएगा। अब बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x इज कांस्टेंट, हम x को बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रल 0 टू x, x बाहर आ गया, f डैश t dt ये बन जाएगा। अब मैं इसमें डेरिवेटिव कर सकता हूँ यूजिंग द लेबनीज फॉर्मूला, और इसका डेरिवेटिव करते टाइम दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो u इंटू वी रूल लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं।
तो ये वही जो मैंने आपको बताया फंक्शन हमने लिखा हुआ था। अब इस फंक्शन का यहाँ पर है fx प्लस ना, fx भी है, fx प्लस। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव f डैश x, इसमें लग रहा है बेटा हमने यूवी रूल, पहले x का डेरिवेटिव किया तो दिस फंक्शन एज इट इज प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव विल बिकम f डैश x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस t की जगह x f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x इंटू cos 2x अगेन बाय यूवी रूल। इसको एज इट इज रखेंगे, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x और इसका डेरिवेटिव इज 2 बाय, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये x f डैश x से x f डैश x तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा में f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है तो मैंने इसी का यूज करने के लिए यहाँ पर x को 0 रख दिया। जैसे ही x को 0 रखा f डैश 0 इज 4, x को 0 रखूंगा तो 0 to 0 वैल्यू 0 हो गई, ये कट ही चुका है। x को 0 रखने पे e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 cos 2 0 आएगा, वैसे तो x को 0 रखा हुआ है बट दिस इज 0, हेयर इट विल बिकम e रेज़ पर 0 प्लस e रेज़ पर 0 इंटू साइन 0, तो ये फंक्शन भी 0 हो गया। तो जस्ट अ कांस्टेंट 2 by a remains and the value of 2 by a is coming out to be just 4, a is coming out to be half। कैलकुलेशंस बहुत जल्दी हो गई एक्चुअली, बस एक बार डेरिवेटिव करना है लेबनीज़ से, और क्योंकि 2a प्लस 1 की पावर 5 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a को इसमें रखना है और सॉल्व करके आंसर 8 तक पहुंच जाना है, राइट। सो ओके टाइप क्वेश्चन, मीडियम लेवल आप मान सकते हैं। I think we can approach in this question at the time of exam, okay? Question बच्चों, again question based on definite integration। हमें एक इंटीग्रल an डिफाइन किया गया है from the limits -1 to n and a function has been given and n is defined to be as a natural number, तो you have to find sum of all elements of the set। इस सेट के सभी एलिमेंट्स, सेट क्या है, वो वाले नेचुरल नंबर्स n जिसके लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 से 30 के बीच में लाई करती है। an की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 2 to 30। तो यार देखो सीधी सी बात है, अगर an में n नेचुरल नंबर है तो मैं a1 a2 a3 अलग अलग ऐसे फंक्शंस इंटीग्रेट करके जल्दी जल्दी उनकी वैल्यूज निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 से 30 के बीच में इसका इंटीग्रल पूछ रहा है तो कुछ ही वैल्यूज होंगी जो इस सेट में लाई कर रही होंगी। तो मैंने सबसे पहले n को 1 रखा, दैट मीन्स मुझे -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। n को 1 रखने पर x की पावर 0 मतलब सिर्फ मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो a1 बेसिकली बन गया -1 to 1 इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्या 2 इस सेट के अंदर आता है, नहीं आता, तो रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने a2 निकाला, n को 2 रखा, n को 2 रखने पे मुझे 1 प्लस x/2 तक का इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये रहा भाई, a1 2 आ रहा है, रिजेक्ट हो गया। तो -1 से 2 1 प्लस x/2 का इंटीग्रल करके सॉल्व किया, वैल्यू फाइंड करी, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के, तो 15/4, 15/4 लाइज बिटवीन 2 to 30, तो एक्सेप्टेड। तो एक n की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई। सेट तो मुझे जो बनाना था वो तो n का बनाना था ना बेटा, तो n की 2 वैल्यू ऐसी आ रही है जिसके लिए an की वैल्यू इसमें लाई कर रही थी इंटरवल में। अब ऐसी मैंने a3 निकाला, तो थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ खास नहीं। कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्वांटिटीज आती हैं तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो अब जब n को 3 रखेंगे तो हम x² 3 तक का इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे -1 से 3, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 82/9, जो 9 पॉइंट समथिंग है, अगेन 2 से 30 के बीच में लाई करती है। तो एक हमें यहाँ से n की वैल्यू बच्चों 3 भी मिल गई। अब बस आप जैसी a4 निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा और हमें टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। व्हेन यू विल सॉल्व a4, सो द इंटीग्रल ऑफ दैट, द वैल्यू ऑफ a4 विल बी मोर देन 30, जो कि रेंज के बाहर निकल गया। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, a4 बाहर निकल गया, तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें n की सिर्फ 2 वैल्यूज मिली, उस सेट को बिलोंग करने वाली, एक 2 मिली और एक 3 मिली। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ n का सम ऑफ वैल्यूज पूछा था, तो 2 और 3 का सम हो गया 5। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 5। Okay students, now the next question, this question is of circles and क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल की इक्वेशन है, एक दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, एंड दे बोथ टच इंटरनली। दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। तो सबसे पहले ये देखती तो आपको ध्यान आना चाहिए कि दोनों के जो सेंटर्स होते हैं C1 C2 के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होता है। हमें पहले वाले सर्कल का सेंटर पता है, बिल्कुल पता है, रेडियस वो तो पता ही है सब।
दूसरे सर्कल का भी सेंटर तो हमें पता ही है, और कांस्टेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं एक k वेरिएबल आ रहा था। तो यूजिंग दिस इक्वेशन C1 C2 इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2, मैं सबसे पहले इस k की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये देखिए, सेंटर फर्स्ट सर्कल का पता है, रेडियस पता है, सेकंड सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, इतना भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दिखने में लगता है रैशनल टर्म्स है, सब कट कुटा के ये वैल्यू √34 प्लस के आती है। अच्छा, पहले सर्कल का रेडियस 3 आ रहा है, यहाँ पे √34 प्लस के आ रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है √34 प्लस के कहीं ना कहीं R1 से तो ज्यादा आ ही रही थी। क्यों ऐसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में k पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब 34 में मैं कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो ये रूट उसका 3 से तो बड़ा ही आएगा। तो मैंने डायरेक्टली C1 C2 इक्वल्स टू बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस सब्ट्रैक्ट करके k की वैल्यू तक पहुंच गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। ऐसा करने से मुझे दोनों सर्कल्स एग्जैक्टली इक्वेशंस पता चल गई। अब क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन ने पूछा है जो वहां टच कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, वो कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है। तो देखो मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया भाई, अगर मैं C1 C2 को ज्वाइन कर देता हूं तो क्या मुझे इस लाइन की स्लोप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है ना, मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली यूज करने वाला हूं। तो C1 C2 को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही थी उसकी स्लोप √2 आ रही थी, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया tan थीटा। अगर tan थीटा √2 है तो मैं उससे sin थीटा और cos थीटा निकाल लिया भाई, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से। tan थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, इंक्लिनेशन होती है लाइन की। अब अल्फा जो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ये निकालने के लिए मुझे एक सर्कल के सेंटर से कितना यूनिट आगे जाना है? जितना उसका रेडियस होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा मैंने कैसे निकाला? अल्फा आया x1 प्लस आर कॉस थीटा, बीटा आया y1 प्लस आर साइन थीटा। रेडियस मेरे को पता था पहले सर्कल का -3 आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, है ना। तो उससे हमारे पास अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट सीधा सीधा निकल के आ गए -3, -4। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा से। अब जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू आई, हमने उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा प्लस √3 की वैल्यू -3 और बीटा प्लस √6 की वैल्यू -4 आ रही। तो जैसे ही आपने अल्फा प्लस √3 और बीटा प्लस √6 को रखा, -3 -4 और स्क्वायर एंड ऐड किया, तो आंसर आ गया 25। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 25। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया एनक्लोज एरिया अंडर द कर्व का मान लीजिए। अगेन ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। मीडियम भी इसलिए इजी टू मीडियम मान सकते हैं क्योंकि एक बार सिर्फ आपको इसकी टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द टैंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व, इस कर्व पे एट सम पॉइंट -2, -2, 3 पॉइंट पर कर्व पे टैंजेंट और नॉर्मल जो बनाई, उस टैंजेंट और नॉर्मल का जो एक्स एक्सिस था उसके साथ जो ट्राइंगल बन रहा है या जो भी एरिया फिगर बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना था। वो एरिया ए है तो 8a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा भाई, एक्स एक्सिस से एरिया बन रहा है तो हमें लाइंस की, मान लेते हैं ये टैंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो टैंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा मैं, और फिर मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए टैंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। टैंजेंट की इक्वेशन के लिए चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे आएगा? बाय डेरिवेटिंग, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और वो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, बस। तो यही किया है। इस कर्व को जो हमारे सामने लिखा है, एक बार हमने x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया, 4x³ का डेरिवेटिव 12x², इसमें uv रूल लगेगा बेटा, एक आएगा 3y², जब हम x को करेंगे एक बार आएगा 6y dy/dx। देखिए 3y² - 6xy dy/dx, ऐसे ही हर टर्म को करते जाइए। इसका 12x हो गया, -5y -5x dy/dx, -5y -5x dy/dx, फिर इसका हो गया -16y dy/dx प्लस 9 = 0। और हमने जो पॉइंट है वो पॉइंट इसमें रखकर कैलकुलेशन कर लिया। तो जब थोड़ा सा कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको टैंजेंट की स्लोप मिलेगी -9/2। अब आप जानते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 -1 से नॉर्मल की स्लोप आ गई। टैंजेंट की स्लोप पता है, नॉर्मल की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से दोनों की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। जैसे ही हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड करी, टैंजेंट की इक्वेशन से और नॉर्मल की इक्वेशन से, हमने इनका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया।
टेंजेंट का x इंटरसेप्ट आ रहा है -4/3, नॉर्मल का y इंटरसेप्ट आ रहा है -31/2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने एक ट्राइंगल बन गया और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गई दिस माइनस दिस, हाइट हो गई 3 यूनिट्स। एरिया निकाला, एरिया आता है 85/4। क्वेश्चन ने पूछा 8a। देखिए कैलकुलेशंस तो आपको यार करना ही पड़ेगा ना। आप ये फील कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशंस जो हैं वो तो थोड़ी सी लेंदी हैं ही, है ना, खासकर इंटीजर टाइप वाले जो भी क्वेश्चंस थे, तो इनको तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पर अच्छी बात ये कि हमें 5 ही करने होते हैं 10 में से। तो आप सेलेक्ट करिए कि कौन से आप क्वेश्चंस कंफर्टेबल हैं। कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन में कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं है। तो 8 जैसी आपने निकाला तो आंसर 170 आता है। 170 इज द राइट आंसर। ओके ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हमें इसमें दो एक्सप्रेशंस डिफाइन किए हैं। x इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अल्फा एंड y इज साइन ऑफ हाफ ऑफ tan इनवर्स 4/3, और फिर y और x में एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं बेटा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, मतलब tan थीटा हो गया अल्फा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। x तो हमने बना के रख लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को फाई एंगल मान लूँ तो 2 फाई विल बिकम tan इनवर्स 4/3, दैट इज tan ऑफ 2 फाई इज इक्वल्स टू 4/3। अच्छा, ये श्योर है कि जो फाई होगा बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव है ना। पीवीआर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हम आईटीएफ फंक्शंस की जानते हैं कि अगर tan इनवर्स पॉजिटिव लिखा हुआ है, इनपुट पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ये श्योर है। अब हमें यहाँ से साइन फाई की वैल्यू तक पहुँचना है। tan 2 फाई पता है, तो पहले आप इसको 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई लिख लो 4/3, और tan में क्वाड्रेटिक बनाकर इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो मैंने कर रखा है, tan 2 थीटा था, चलो 4/3, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, t की दो वैल्यूज आ रही, tan थीटा हाफ और -2। मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है एंगल, तो नेगेटिव तो पॉसिबल होगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। tan थीटा आ गया हाफ, tan थीटा हाफ आ गया तो sin थीटा हो गया 1/√5। अगेन पाइथागोरस से निकाल लिया। sin थीटा की वैल्यू या जो भी sin फाई था, ये बेसिकली फाई की वैल्यू आ गई 1/√5, तो y की वैल्यू हो गई 1/√5। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x हमने निकाल लिया 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब एक नॉर्मल हमें इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर, ये दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x, इसमें y और x रखकर सिंप्लीफाई किया, बढ़िया सी सिंपल सी अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसके रूट्स हाफ ऑफ 2 आते हैं। अब क्वेश्चन को अगर आप लास्ट में ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि अल्फा की जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबका सिग्मा करना है 16 टाइम्स अल्फा क्यूब के साथ। तो अल्फा की आपको दो वैल्यूज दिख रही हैं, हाफ और 2, तो 16 टाइम्स अल्फा क्यूब 1/2 का क्यूब 1/8 एंड 2 का क्यूब 8, इनका सम आपने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करके और वैल्यू कम्स आउट टू बी 130, which will be the answer of this question. Okay.